नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बीए के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे। मनोविज्ञान सब्जेक्ट होगा। मनोविज्ञान सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें आपको अब नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है, जिसको हिंदी में कहते हैं असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं? असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। एक कर लें, असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, यानी अब नॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 2 वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। तो ये महामैराथन क्लास होगी, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको समाहित किया गया है। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बार परीक्षा में आने वाले हैं 2025-26 में, तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चिंता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चिंता क्या है? देखिए, वैसे तो चिंता चिता का रूप मानी जाती है, क्योंकि चिंता अगर आपके को लगातार सता रही है तो आप मान लीजिए कि आप ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। किसी भी चीज़ की चिंता आपको आपकी चिता तक ले जाती है। कहने का तात्पर्य है कि चिंता जो है वो कहीं ना कहीं पे चिता का एक प्रतिरूप भी मान सकते हैं, क्योंकि चिंता जो होती है वो पूरे एक प्रकार से मन को तो डिस्टर्ब भी करती है, साथ ही साथ में आपकी शारीरिक जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चिंता का अर्थ क्या है? देखिए, सामान्यतया चिंता का आशय ऐसी मन स्थिति से होता है जिसमें व्यक्ति आशंका, असुरक्षा एवं भय की भावना से परेशान रहता है। या तो उसको किसी भी चीज़ की आशंका हरदम सताती रहती है, या असुरक्षा महसूस करता है वो, या फिर उसको डर लगा रहता है किसी बात को लेकर के। ठीक है, उसे लगता है कि उस पर विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आ सकता है। इस प्रकार वह तनावग्रस्त हो जाता है। और इस प्रसंग में कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं चिंता को लेकर के, जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है। तो पहले विद्वान इसी श्रृंखला में सामने आते हैं, उनका नाम है कून। ये परिभाषा इन्होंने 2003 ईस्वी में दी। कहा कि चिंता का आशय आशंका, तनाव या ऐसे भय सादृश्य तनाव से होता है। भय सादृश्य मतलब कि डर से जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव से है, जिसका आधार अस्पष्ट खतरा है, यानी खतरा पता भी नहीं होता कि कब हो जाए, कैसे हो जाए। ठीक है, और लेकिन खतरा जो है वो महसूस करता है, और खतरा कभी भी हो सकता है, इसका उसको डर सताता रहता है। तो वही चिंता होती है। सारसन और सारसन कहते हैं, 2002 में परिभाषा आई। कहा कि चिंता सामान्यतया ऐसी असुखद संवेगात्मक दशा है। सुखद नहीं होती, असुखद होती। आ माने नहीं, सुखद माने सुख को प्रदान नहीं करती जो। तो मतलब सुखद माने जो सुख नहीं देती है, उसी को असुखद कहते हैं। असुखद संवेगात्मक दशा है। दशा माने सिचुएशन, संवेगात्मक माने इमोशन। एक ऐसा इमोशन है जो कि हमको दुख प्रदान करता है, ठीक है, सुख नहीं प्रदान करता। इसमें दैहिक उद्दोलन तथा आशंका, अपराध, दोष एवं संकट की संभावना अनुभव की जाती है। ठीक है, कोई आशंका हमेशा बनी रहती है कि हमको इससे खतरा है या कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे खतरा पैदा करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चिंता जो है एक ऐसी मानसिक दशा है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति दुख की आशंका करता है। सबसे पहली बात क्या होता है, व्यक्ति दुख की आशंका करता है। सबसे बात, चिंता करके व्यक्ति को क्या मिलता है? दुख मिलता है। दूसरी विशेषता चिंता की आप लिख सकते हैं, उसमें बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। तीसरी बात, इसका संबंध भय से हो सकता है, यानी कि डर से होता है चिंता का, यानी डर की वजह से ही चिंता उत्पन्न होती है। चौथा, इसका एक प्रकार से विशेषता लिख सकते हो आपकी, परंतु भय की अपेक्षा चिंता का कारण अस्पष्ट होता है। यानी चिंता भय से तो उत्पन्न होती है, या भय एक चिंता का पार्ट हो सकता है, लेकिन और भी वजह से चिंताएं हो सकती हैं आपको। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से कारण जो होता है पता नहीं होता किस किस वजह से चिंतित है, ये भी कभी कभी क्लियर नहीं होता है, आदमी बस चिंतित होता है। ठीक है, पांचवी बात, व्यक्ति में असामान्य लक्षण प्रदर्शित हो सकते हैं। ठीक है, छठी विशेषता यह है कि व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो सकता है, यानी वो समाज में ना परिवार में किसी से समायोजित नहीं हो पाता। चिंतित व्यक्ति को अगर कुछ आप अच्छा भी बोलोगे तो वो एक प्रकार से टेढ़ा ही जवाब देगा, तो वो व्यक्ति चिंतित होता है। क्लियर। इसके अलावा उसे पसीना आ जाता है बहुत जल्दी। इसके अलावा वह अत्यधिक सतर्कता प्रदर्शित करता है। कोई भी अगर सामान इधर गिरता है तो तुरंत चौंक करके इधर, अरे क्या हो गया, इस तरीके से, तो वो व्यक्ति चिंतित रहता है। इसके अलावा निद्रा, व्यवधान, ध्यान में कमी,
कपकपी के लक्षण, ये सब एक प्रकार से आ जाते हैं। क्लियर? तो निद्रा में अब निद्रा आती है, व्यवधान तमाम प्रकार के, उसमें ध्यान में कमी आ जाती है, कपकपी के लक्षण उसके शरीर में दिखाई पड़ते हैं। तो चिंता के ये सारे जो है लक्षण भी हो सकते हैं और ये सब चिंता के एक विशेषता भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से चिंता की विशेषता और चिंता की परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं। चिंता एक चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में इसमें संकलित है साइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में आया हुआ भी प्रश्न, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में कोई भी में आए प्रश्न लिख दीजिएगा। प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, दुर्भीति के प्रमुख लक्षण बताएं। दुर्भीति, देखिए दुर्भीति पर जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर इसके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो रेपी एंड बार्लो कहते हैं 2001 ईस्वी में ये बातें बताई गई तमाम चीज़ें। देखिए सबसे पहली बात, इसकी जो लक्षण है, ये 10 लक्षण मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ। दुर्भीति का पहला लक्षण होता है सतत तथा अतार्किक भय की अनुभूति होती है हमको दुर्भीति में। दूसरी बात, वास्तविक खतरा ना होने पर भी हम जो है भय का प्रदर्शन होता है। व्यक्ति भय संबंधी वस्तु से दूर रहना चाहता है जिससे उसको खतरा है। व्यक्ति जिससे भयग्रस्त है, जिससे डर रहा है, उसका सामना होने पर और भी डर जाता है। ठीक है, और भी भयग्रस्त हो जाता है। दुर्भीति का कारण अस्पष्ट रहता है परंतु वह वास्तव में खतरा नहीं होती है। इसके अलावा व्यक्ति संभावित खतरे से कहीं अधिक खतरा अनुभव करता है, यानी जितना खतरा होता है उतना खतरा, मतलब जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा अनुभव करता है। इसे असंतुलित भय भी कहा जाता है या उसे असंतुलित भय की स्थिति कहते हैं। इसके अलावा कपकपी और पसीना का प्रदर्शन हो सकता है, यानी दुर्भीति भी ये चिंता का ही एक टाइप है, चिंता को ही दुर्भीति कह देते हैं। दुर्भीति तीव्र हो जाने पर दैनिक जीवन में समायोजन बहुत कठिन हो जाता है, यानी कि एक प्रकार से रोजमर्रा के जीवन में, समाज में, परिवार में वह व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता है, एक दूसरे से चिढ़ा रहता है हमेशा। कोई अच्छी बातें भी बोलेगा तो उससे भी वो एक प्रकार से उच्च स्वर में बात करेगा या फिर थोड़ा सा अजीब टाइप का बात करेगा। इसके अलावा व्यक्ति किसी मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में वह डरता है कि कहीं उसका फैसला गलत परिणाम ना दे दे, अर्थात वह निर्णय दुर्भीति, यानी कि जिसको आप जो है डिसआइडोफोबिया जिसको आप कहते हैं, इसका शिकार हो जाता है। इसके अलावा अगर बात किए तो रोगी में विषाद के लक्षण, सामाजिक संबंधों में कठिनाई प्रदर्शित हो जाती है, तमाम प्रकार के सामाजिक संबंध जो होते हैं इसमें बिगड़ने प्रतीत हो जाते हैं। तो ये सब दुर्भीति के लक्षण हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, भीषिका विकृति एवं चिंता में अंतर कीजिए। भीषिका विकृति क्या है और चिंता क्या है जानते हैं। देखिए भीषिका विकृति, पहला अंतर ये कि भीषिका विकृति में दौरे के लक्षण अचानक प्रदर्शित होते हैं और 10 मिनट में पूरी तीव्रता के साथ प्रदर्शित होते हैं, दौरा आता है, वो होती भीषिका विकृति। चिंता क्या होता है, चिंता के लक्षण अचानक प्रदर्शित नहीं होते हैं और तीव्र भी नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तो वैसे धीरे धीरे चिंता हमेशा डर भी बनाए रहेगा और कोई ऐसा मिर्गी, मतलब कि वो टाइप का नहीं आता है, कपकपी नहीं मचती ज़्यादा तेज तीव्र गति से। लेकिन दुर्भीति में, मतलब इसमें विकृति में क्या होता है, भीषिका विकृति में एकदम से जो मिर्गी टाइप का होता है उस टाइप का होने लगता है। इसके अलावा लगभग 20 से 30 मिनट में दौरा समाप्त हो जाता है और 1 घंटे से अधिक प्रायः नहीं रहता है, यानी 1 घंटे से अधिक दौरा नहीं होता है, बस 1 घंटे तक का हो सकता है, कम से कम 20-30 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा। ठीक है। दूसरी बात, चिंता के लक्षण दीर्घ समय तक नहीं, मतलब दीर्घ समय तक दिखाई पड़ते हैं, यानी कि लगातार बने रहते हैं, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, जब तक वो चीज़ समाप्त नहीं हो जाती चिंता का कारण, तब तक वो चिंता बनी रहती है। तो ये अंतर हो गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, आतंक विकृति को परिभाषित कीजिए। DSM चतुर्थ 1994 के अनुसार अगर देखें तो आतंक विकृति वास्तव में चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है। तो यानी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है आतंक विकृति। ठीक है। क्रूक्स कहते हैं 1995 में कि आतंक विकृति का तात्पर्य उस चिंता विकृति से है जिसमें व्यक्ति को कई बार आतंक आक्रमणों का अनुभव होता है और जिनकी विशेषताएं होती हैं अत्यधिक आतंक तथा प्रायः अवास्तविकता अथवा अव्यक्तीकरण का भाव। ठीक है, उसको डर हमेशा सताता है आतंक का। सारासन और सारासन ने आतंक विकृति से संबंध यूनानी पौराणिक कथा मिथ की चर्चा करते हुए कहा कि जंगलों के भगवान का नाम पैन था जो एकांत स्थानों में जो है अव्याख्ये भय फैलाता था, जिसका अनुभव प्रायः उन स्थानों से गुजरने वाले यात्रियों को हुआ करता था और उसी भगवान के नाम
को इस मानसिक विकृति से संबंधित माना गया है। ठीक है, ऐसा सारासन ने कहा। सारासन और सारासन ने आगे बातें बताई कि आतंक विकृति वास्तव में चिंता विकृति का ही एक प्रकार है, जिसकी विशेषताएं आवर्तक आतंक या चिंता, आक्रमण तथा अत्यधिक घबराहट, जिसका डरावनी परिस्थिति के अनावरण से संबंधित होना आवश्यक नहीं होता इसमें। तो इस तरीके से कई प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति की व्याख्या संज्ञानात्मक कारकों या संघटकों यानी कि कंपोनेंट्स या प्रत्यक्षण, इसको आप प्रीफिशन बोलते हैं, मतलब कि प्रिसेप्शन बोलते हैं, या चिंतन जिसको थिंकिंग कहते हैं, विवेक यानी कि रीजनिंग के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में संभावित घटित होने वाले हानिप्रद या चिंताजनक परिणाम का अभिमूल्यांकन यानी ओवर एस्टिमेटेशन करने लगता है, तो उसमें मनोग्रस्ती बाध्यता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शेर, फ्रॉस्ट और ओटो 1983 के अनुसार अगर देखें तो अध्ययन से पता चलता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की अभिधारणाओं का अनुभाविक प्रमाण मिलता है इनकी रचनाओं से या इनके अध्ययन से। उन्होंने कॉलेज के विद्यार्थियों पर प्रयोग करके मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति के विकास में संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं की है। इसे भी मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति की व्याख्या करने में केवल आंशिक रूप से ही स्वीकार किया जा सकता है, और इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति रही। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल मनोविदलता क्या है। देखिए, सरल मनोविदलता को अंग्रेजी में सिंपल जो है स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सरल मनोविदलता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें रोग के लक्षण धीरे धीरे व क्रमिक रूप से विकसित होते हैं, और इन रोगियों की पहचान जो होती है वो विचित्र, अतार्किक तथा उदासीनता के आधार पर की जाती है। इन रोगियों की रुचियां यानी इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। ये किसी भी चीज़ में रुचि नहीं ले पाते। ये एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनको बहुत कम ये बहुत कम बोलते हैं। कुछ पूछने पर सिर हिला करके जवाब देते हैं। इन्हें अपने शरीर की सफाई का ध्यान नहीं रहता है। ये लाभ हानि, सफलता असफलता की कोई परवाह नहीं करते, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सफल हो या असफल हो, कोई मतलब नहीं है। रोगी अपने द्वारा निर्मित संसार में विचरण करता है, यानी इसकी अलग दुनिया होती है सरल मनोविदलता में। अपने ही विचारों में उलझा दिखाई पड़ता है व्यक्ति, अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। ठीक है, यह अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए परिवार पर निर्भर रहते हैं। माता पिता, मित्रों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिए गए सुझावों और आदेशों का पालन नहीं करते। इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इनसे कुछ भी बोलो तो तुरंत झगड़ा करने के लिए टेढ़ा ही बोलते हैं, जिससे इन लोगों के व्यवहार में लैंगिक आक्रामकता भी पाई जाती है। कुछ लोग वेश्यागामी व अपराधी भी हो जाते हैं मनोविदलता की वजह से, तो इसको सरल मनोविदलता बोलते हैं। दूसरा है बाल्यकालीन मनोविदलता। ये क्या होती भैया? बाल्यकालीन मनोविदलता का अर्थ बताएं। देखिए, बाल्यकालीन मनोविदलता की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की मनोविदलता के लक्षण, यानी कि जब सामान्य अवस्था से आपका मन हट जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें मनोविदलता के लक्षण बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। इसमें रोगी लोगों से दूर भागता है। उसकी विचार प्रक्रिया विघटन, अनियंत्रित काम, विघटन माने हुआ है एक प्रकार से समाज का जो नियम कायदा उससे हट करके काम करता है, अनियंत्रित काम करता है, आक्रामक प्रवाहों का होना आदि लक्षण इसमें सम्मिलित है। इसका चिंतन निम्न कोटि का होता है। इनकी भाषा में विभिन्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बेंडर ने 2 से 13 वर्ष की आयु वाले लगभग 600 रोगियों का अध्ययन किया और निष्कर्ष इस प्रकार से उन्होंने निकाला। पहली बात कही इन्होंने, बेंडर ने, कि रोगी बालक आत्म परिचय देने में पूर्ण असमर्थ होता है, यानी कि वह अपना परिचय भी नहीं दे पाता। दूसरी बात, रोगी बालक वास्तविकता से संबंध रखने में पूर्ण असमर्थ होता है, वो कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। इसके अलावा रोगी बालकों के माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों से तादात्म्य स्थापित करने में पूर्ण असमर्थ होता है। चौथी बात, रोगी बालक मनोरचनाओं को सही ढंग से प्रयुक्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा रोगी बालकों में दृढ़ता, चिंता आदि उत्पन्न हो जाती है।
हठी हो जाते हैं, जो उनका मन होता वही करते हैं। नींद, भोजन एवं अन्य सामान्य व्यवहारों में अनियमितता भी इनमें पाई जाती है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको इसमें दिखाई पड़ती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9161936062 पर SMS करना है। ये जो क्लास हो रही है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो PDF से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक आध दो PDF और मैं बनाऊंगा तो उसका भी आपको मिल जाएगा। PDF वैसे एक सब्जेक्ट का नहीं, केवल साइकोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, चूँकि साइकोलॉजी एक प्रकार से तो मिल ही जाएगा आपको, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब PDF मिल ही जाएगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जो ग्रुप बना हुआ है उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। मात्र 100 रुपीज़ में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। स्कैनर आपके पास भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी सेंड करवा देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगी, जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक आपको ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर होते हैं यानी MCQs, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। MCQs और लिखित दोनों टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से SMS करके जुड़ जाएँ, ताकि मतलब देर ना करें, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट होगा सभी का मिलेगा। प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एल्कोहलिक एनानिमस को समझाइए। एल्कोहलिक एनानिमस क्या है? देखिए, यह अपेक्षाकृत एक सफल उपागम माना जाता है। इसे एल्कोहलिक एनानिमस यानी इसको AA कहा जाता है। यह एक संगठन है जो 1935 में डॉक्टर बॉब और बिल द्वारा एकरान, ओहियो में प्रारंभ किया गया था। अब तो इसकी स्थापना अन्य अनेक देशों में भी की जा चुकी है। इसमें संगठन स्वयं सहायता परामर्श कार्यक्रम के रूप में काम करता है। व्यक्ति से व्यक्ति और समूह संबंधों पर बल दिया जाता है। AA मद्यपानियों को समझाने का प्रयास करता है। मद्यपानी मतलब होता है जो दारू पीते हैं, उनको समझाने को या फिर उनको उनके सुधारने की ये संस्था है। मद्यपान एक बड़ी समस्या बनी हुई है हर एक देश में। जितना इससे हानि का अनुमान लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक हानिकारक होता है ये। कैंप में लोग भाग लेते हैं, उनका नाम गोपनीय रखा जाता है। उनमें सुधार के बाद उनसे कहा जाता है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना मद्यपान के समय से करें, कि मद्यपान करते थे तब वो कैसे थे और मद्यपान छोड़ दिए हैं तब वो कैसे, यानी दारू पीना जब पीते थे तो उनकी स्थिति कैसी थी और आज छोड़ दिए हैं तो उनकी स्थिति कैसी है। इस समूह की धारणा है कि मद्यपान करने वाला मद्यपान का प्रयास करता रहेगा, परंतु समूह में सम्मिलित हो जाने पर वह मद्यपान पर नियंत्रण करना सीख लेता है। और इस तरह के और भी तमाम समूह स्थापित हुए हैं जो कि मद्यपान को लेकर के या निषेध को लेकर के काम करते, ताकि मद्यपान ना एक प्रकार से लोग कम कर पाए, मतलब मद्यपान कम कर पाए। अगला प्रश्न, एम्फीटामाइंस तथा कैफीन क्या है? एम्फीटामाइंस जो होता है यह एक उत्तेजक औषधि होती है। इससे शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शारीरिक परिश्रम अधिक करने वाले इसका सेवन करने लगते हैं, जैसे कि खिलाड़ी, ड्राइवर इत्यादि, ठीक है। इसके सेवन से कार्यक्षमता बढ़ जाती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा लेने से आपको घबराहट महसूस होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा आपके अंदर, भ्रांतियां होंगी, धड़कनें आपकी एक प्रकार से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तमाम प्रकार के इसके जो है डिसऑर्डर, मतलब कि तमाम प्रकार की बीमारियां इससे हो जाएंगी आपको, यानी ये ठीक नहीं होता लेने के लिए। व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, उदास, निष्क्रिय हो सकता है। व्यक्ति में व्यामोह एवं विक्षिप्ति के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति आगे चल करके नकारात्मक व्यवहार करने लगता है, यानी कि ये शरीर की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो है इसको कुछ समय के लिए लेते हैं। कैफीन, ये सब उत्तेजक पदार्थ हैं, ठीक है, जो शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। कैफीन, इसका उपयोग प्रायः अधिक होता है। कॉफ़ी, कोला, चाय तथा चॉकलेट आदि के द्वारा काफ़ी मात्रा में शरीर में प्रवेश करता है ये कैफीन। चाय में पाया जाता है ये, ठीक है। कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। यह भी उत्तेजना, सतर्कता, सक्रियता उत्पन्न करता है। इसे अधिक मात्रा में लेने से उत्तेजना, पेट में गड़बड़ी, नींद में कमी, हृदय गति में वृद्धि, ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जो व्यक्ति चाय या काफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको नींद कम आती है इसी वजह से। लगभग 100 कप कॉफ़ी पीने से 10 ग्राम कैफीन शरीर में जाता है। इससे व्यक्ति को श्वसन में कठिनाई हो सकती है और रक्त संचरण में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो ज़्यादा कॉफ़ी और ज़्यादा चाय ना पिएं, कम पिए। एक दिन में 2 गिलास बहुत है, 2 कप बहुत है।
अगला है आपका मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? देखिए मॉर्फिन की अगर बात किए तो मॉर्फिन को संयुक्त राष्ट्र में एम व्हाइट स्टफ पॉइजन या कैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम डॉक्टरों ने सोचा कि अफीम सेवन की आदत को छुड़ाने के लिए उपयुक्त औषधियों का उपयोग किया जाए, या उपयुक्त औषधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसका अफीम को छुड़ाने के लिए मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। अफीम से करीब 10 गुना अधिक मादक गुण इन औषधियों में पाए जाते हैं। मॉर्फिन में ये मादक पदार्थ है। मॉर्फिन एक निद्राकारी औषधि है जिसका निर्माण अफीम के सार से होता है, अफीम से ही बनता है। इसका सेवन खास करके धूम्रपान कर या इसकी सुई लेकर के किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब ये चीज़ें करनी भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे पदार्थों का एक प्रकार से बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये चूँकि देखिए ये ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका कोई एक प्रकार से दैनिक जीवन में प्रयोग वर्जित है, इसको बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ाना है चूँकि आपके सिलेबस में है, इस वजह से इसको जो है आपको जानना ज़रूरी होता है। चूँकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इस मनो स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है और बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका सेवन खास करके धूम्रपान या करके या इसकी सुई लेकर के किया जाता है। इसका प्रभाव केंद्रीय स्नायु तंत्र पर पड़ता है, खास करके मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी आपके शरीर पर जो मस्तिष्क का भाग नियंत्रित करता है उसको एकदम से ढीला कर देता है, ज़्यादा प्रभावित करता है उसी को। इसके खाने से दर्द दूर हो जाता है आपका। यदि इसके सेवन की मात्रा 120 मिलीग्राम हो जाए या 300 मिलीग्राम सुई के द्वारा लिया जाए तो व्यक्ति के हृदय तथा श्वसन क्रिया पर इसका बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ता है, और ये एक प्रकार से बिल्कुल भी व्यक्तियों के लिए सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, तंत्रिका विकास विकृतियां क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तंत्रिका विकास विकृतियां क्या है? देखिए तंत्रिका विकास विकृतियां ऐसी स्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। वे हल्की दुर्बलता से लेकर प्रभावित लोगों को काफ़ी सामान्य जीवन जीने की अनुमति देती हैं। गंभीर विकृतियों के लिए जिन्हें आजीवन देखभाल की आवश्यकता होती है। कई तंत्रिका विकास विकृतियों के साथ संकेत एवं लक्षण अक्सर तब दिखाई देने लगते हैं जब बच्चा छोटा होता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका विकास विकृतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, ADHD से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एम्पिथिस डिसऑर्डर। ठीक है, यानी यह एक प्रकार से एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है। ठीक है, क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्विटी डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्विटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यवहार में अति सक्रियता पैदा कर सकता है। इससे ग्रस्त लोग एक कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने या लंबे समय तक बैठने में परेशानी का अनुभव करते हैं। ADHD में कई समस्याओं का संयोजन होता है, जैसे कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, सक्रियता या आवेगी व्यवहार। ठीक है, HDHD या फिर ADHD की अगर बात की जाए, ADHD कर ले, ADHD जो है, ADHD बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है और वयस्कता तक रह सकता है। यह बच्चों को होने वाला सबसे अधिक सामान्य मानसिक विकार होता है, बच्चों में बेसिकली होता है। ADHD से ग्रस्त बच्चे अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और अपने आवेगों को नियंत्रित, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा व्यवहार स्कूल और घर के जीवन में हस्तक्षेप करता है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ASD से पीड़ित व्यक्ति कैसे रहता है? ASD की अगर बात की तो ASD से पीड़ित व्यक्ति को अन्य लोगों से जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वे आमतौर पर निम्न तरीके में रहते हैं। कैसे तरीके में रहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो ASD से पीड़ित है वो ASD वाले व्यक्ति लोगों से दूर या अलग रहना पसंद करते हैं, अन्य लोगों में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दोस्त बनाने में कठिनाई होती है इन लोगों को, प्रेम और आकर्षण से बिल्कुल दूर रहते हैं या इस तरह के चुंबन और गले लगने जैसे शारीरिक संपर्क से बचते हैं। अन्य लोगों के साथ
आई कांटेक्ट बनाने में परेशानी होती है इनको, यानी आंख नहीं मिला पाते किसी से। सामाजिक संपर्क चाहना, मतलब चाहते थे सामाजिक संपर्क बनाना, लोगों से बातचीत करना, लेकिन पहल करने में कठिनाई होती है, डरते हैं लोगों से बात करने में या नहीं करते हैं किन्हीं कारणों के बस में। अन्य लोगों की भावनाओं को ना समझना और अपनी भावनाओं से निपटने में कठिनाई का अनुभव होना, अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो ASD से पीड़ित हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के लक्षण बताएं। ऐसे बच्चे जो मानसिक मंद हैं, मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के कई लक्षण होते हैं। पहला लक्षण लिखेंगे, बच्चे के जन्म होते ही तुरंत ना रोना। अगर बच्चा जन्म लेता है और तुरंत नहीं रोता तो जान लीजिए मानसिक मंद बच्चा होगा, वो ज़्यादा चपल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से हो रहा हो, अर्थात देर से चलना सीखे, बैठना, बोलना शुरू करना, मतलब कि चलना बोलना शुरू करना, ये सब देर से अगर सीखे जान लीजिए वो ढीला बच्चा है, मंद बुद्धि है। किसी भी कार्य व कुशलता को धीमी गति से सीख पाना या बहुत अधिक समझाने पर ही समझ पाना, तो ऐसे बच्चे मानसिक मंद होते हैं। इसके अलावा अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों को जैसे कि भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना, ये सब ना जान पाता हो, ठीक है, तो भी एक प्रकार से मानसिक मंद है। इसके अलावा भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाना, ये भी एक मानसिक मंदता का लक्षण है। पढ़ाई में पीछे रहना, अपनी उम्र के बच्चे अन्य बच्चों के साथ घुल मिल ना पाना, ये भी एक मानसिक मंदता का लक्षण है। अपनी उम्र से कम बच्चों की तरह व्यवहार करना, दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना, निर्भर रहना, ये सब एक प्रकार से मानसिक मंदता से ग्रसित बच्चों के लक्षण हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मानसिक मंदता होने के संभावित कारण बताइए। देखिए, मानसिक मंदता होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहली बात तो गर्भ में बच्चे का विकास सही से ना हो पाना। दूसरी बात, गर्भावस्था के दौरान माँ की अच्छी देखभाल ना हो पाना या फिर माँ को कोई तकलीफ होना, तो मानसिक मंद बच्चा होगा। जन्म के समय बच्चे को सिर पर भारी चोट लग जाए तो भी, छोटी उम्र में सिर पर कोई गहरी चोट लग जाए तो भी मानसिक मंद हो जाएगा बच्चा। बच्चे को संतुलित पोषक आहार या सही वातावरण ना मिल पाना भी मानसिक मंदता का एक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण होता है कि, ठीक है, कुछ इसके अलावा मिर्गी दौरे या तेज बुखार लगातार अगर होते तो फिर बच्चा मानसिक मंद ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के बारे में प्राचीन विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के बारे में प्राचीन काल का मनुष्य भी पूरी रुचि लेता है। पृथ्वी पर मानव अस्तित्व होने की मान्यता काफ़ी प्राचीन है, परंतु उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रादुर्भाव कुछ हजार साल पहले ही हुआ है। सामान्य या असामान्य व्यवहार की बात भी तभी से प्रचलन में आ गई जब मानव का विकास हुआ, भले ही उसका स्वरूप और उसके कारणों के बारे में वैज्ञानिक या वैचारिक असमानता रही हो। हम जानते हैं कि आदिकालीन मानव जो प्रिमिटिव मैन है वो पहाड़ों पर, गुफाओं में और जंगलों में रहता था। उस काल में, पाषाण काल यानी स्टोन एज में, लोगों की देखभाल एवं दवा आदि में रुचि रखने वाले व्यक्ति, खास करके एक प्रकार से पत्थरों से निर्मित उपकरणों और औजारों से सिरदर्द, ऐंठन तथा कुछ अन्य बीमारियों से रोगी को मुक्ति दिलाने के लिए खोपड़ी में छिद्र बना देते थे, और यह माना जाता था कि उस छिद्र द्वारा बीमारी या व्यवहारिक समस्या पैदा करने वाली जो दुष्टता है, एबिल है, वो बाहर निकल जाती है या जाएगी, रोगी को आराम हो जाएगा। ऐसी तकनीक को जो है ट्रिफाइंड टेक्निक बोलते थे, और उस छिद्र को ट्रिफाइन बोलते थे, ठीक है। ये बातें सेलिंग ने बताई थी 1943 में मैन अगेंस्ट मैडनेस पुस्तक में। काफ़ी समय पश्चात ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में मिस्र में 2 पपीरस या फिर 2 पपेरा प्राप्त हुए। इनसे बीमारियों और व्यवहारिक विकृतियों के उपचार के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इनसे मस्तिष्क को मानसिक क्रियाओं का केंद्र बताया गया। इनसे यह संकेत मिलता है कि विकृतियों का उपचार करने हेतु शल्य क्रिया यानी सर्जरी का उपयोग होता था। फिर भी लोग प्रार्थना, झाड़ फूंक और जादू आदि का भी प्रयोग करते थे। अगर कोई मानसिक मंद व्यक्ति हो जाता था, मनोविदलता हो जाती थी या व्यवहार उसका सामान्य व्यवहार से अलग हो जाता था, तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे व्यक्तियों पर झाड़ फूंक, जादू टोना ये सब करके उनको सही किया जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, असामान्य और सामान्य व्यवहार में 2 अंतर बताएं। देखिए, पहला अंतर, सामवेगिक परिपक्वता और नियंत्रण का अंतर होता है, इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंट्रोल का अंतर होता है सामान्य और असामान्य व्यवहार में। देखिए, सामान्य व्यक्तियों का सामवेगिक व्यवहार की अगर बात की जाए, इमोशनल बिहेवियर संतुलित और नियंत्रित होता है।
दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग की अभिव्यक्ति कब करनी है और उसके स्तर पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, कब करना है कब नहीं करना सब कुछ पता होता है। वह परिस्थिति के अनुकूल ही क्रोध करते हैं। जब क्रोध आना होता है, जब या क्रोध लगता है किसी बात पर, तब करते हैं। प्रेम डर अपने अपने समय पर करते हैं। जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, उसके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता और धैर्यता दिखलाई पड़ती है। दूसरी तरफ असमान व्यक्ति जो होता है, उसके सांवेगिक व्यवहार में अस्थिरता होती है, अपरिपक्वता होती है, यानी इमेच्योरिटी होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग पर नियंत्रण भी नहीं रहता और परिस्थिति के अनुकूल संवेग की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो एक प्रकार से परिस्थिति में कभी कहो कोई मरा पड़ा है और हंस दे, कभी कोई प्रकार से जो है कोई बहुत हंसने वाली बात है तो फिर उस पर हंसे ही ना, ऐसे भी हो सकता है। उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति आकारण ही खुश हो जाते हैं और फिर आकारण ही दुखी हो जाते हैं। अन्य लोगों को इनकी खुशी का ना तो पता चलता है कारण का, और ना ही इनके दुख का कारण पता चलता है। इस तरह से असमान व्यक्तियों का व्यवहार समान व्यक्तियों के व्यवहार से सांवेगिक रूप से पूर्णतः अलग होता है। इमोशनली जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। समान व्यक्ति बिल्कुल अलग, असमान व्यक्ति और अलग। दूसरा अंतर होता है वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। समान व्यक्तियों को वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान होता है। वह हमेशा अपने व्यवहार और क्रियाओं को सामाजिक मानकों यानी सोशल नॉर्म्स की वास्तविकता के अनुकूल बनाए रखता है। उन्हें काल्पनिक सच्चाई एकदम पसंद नहीं होती है जो व्यक्ति समान व्यवहार के होते हैं। फलस्वरूप उनका व्यवहार भ्रम यानी कि इल्यूशन, विभ्रम, ठीक है, और व्यामोह आदि से ग्रसित नहीं होता है। दूसरी तरफ असमान व्यक्तियों का व्यवहार काल्पनिकता और अवास्तविकता से बिल्कुल ओतप्रोत होता है। असमान व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो असमान व्यक्तियों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि सामाजिक आदर्श क्या है, सामाजिक मानक क्या हैं, उनकी हकीकतें क्या हैं समाज की। उन्हें तो बस अपनी काल्पनिक दुनिया से मतलब होता है। जो असमान व्यक्ति होता है जिनमें वे लंबी उड़ानें भरते हैं, सचमुच में उनका व्यवहार भ्रम, विभ्रम और व्यामोह, संभ्रांति से ग्रसित रहता है। उनके व्यवहारों में वास्तविकता उनके पास भटकती तक नहीं है, काल्पनिकता के सागर में डूबे रहते हैं और हमेशा अपने ही एक प्रकार से बनाए गए जो कल्पना की दुनिया है उसी में विचरण करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। असामान्य व्यवहार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए, सबसे पहली बात खराब समायोजन। असमान व्यवहार क्यों होता है, मतलब कि इसकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता यह है कि खराब समायोजन होता है किसी का। असमान व्यवहार का यह प्राथमिक लक्षण है। असमान व्यवहार, वो अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग व्यवहार करेगा। व्यक्ति का समायोजन स्तर काफ़ी निम्न होता है, यानी घटिया हो जाता है। व्यक्ति का जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उचित रूप में समायोजन नहीं हो पाता, जबकि समान व्यक्ति का समायोजन अच्छा होता है। ठीक है, समान व्यक्ति अच्छे तरीके से काम करता है, हर मामले में समायोजित हो जाता है। दूसरी बात, मानसिक असंतुलन इसका रहता है। जो व्यक्ति मानसिक विकारों या रोगों से प्रभावित होते हैं उन्हें मानसिक संतुलन या उनमें मानसिक संतुलन की कमी होती है, अभाव होता है। वैचारिक अस्थिरता का प्रभाव बढ़ जाता है। अभी कुछ सोच रहे हैं तो कुछ ही क्षण के बाद में कुछ दूसरा सोचने लगेंगे, एक मुद्दे पर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, अपने विचारों का उचित ढंग से प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। जबकि समान व्यक्ति में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। समान व्यक्ति हर मुद्दे पर अपनी राय अलग अलग देते हैं। इसके अलावा तीसरी विशेषता ये है, समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। असमान व्यक्ति का व्यवहार समाज विरोधी होता है। वे समाज के नियमों को, समाज की परंपराओं को, रीति रिवाजों को बिल्कुल महत्व नहीं देते। इसलिए वे चोरी भी करते हैं, हत्या भी कर सकते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, बलात्कार जैसे दुष्कृत्यों तक को करने में से घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो मनोविदलता से ग्रसित हैं या वो समाज विरोधी व्यवहार करते हैं क्योंकि वो मनोरोगी हैं। सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करके या उल्लंघन उनके लिए आम बात होती है, जबकि समान व्यक्ति ऐसे दुष्कृत्यों से दूर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके लक्षण, मतलब इसकी विशेषता। चौथी विशेषता होती है असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। असमान व्यक्तियों से में असुरक्षा यानी डर की भावना अधिक पाई जाती है। उन्हें अन्य लोगों से नुकसान का भय बना रहता है। वो सोचते हैं कि हमको कोई किसी दूसरे से नुकसान होगा, इस वजह से उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखना इनकी आदत बन जाती है। इनके विपरीत सामान्य व्यक्तियों की समाज तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति वस्तुनिष्ठ सोच होती है एकदम से। जो समान व्यक्ति होते हैं वो सभी के बारे में जैसे वो हैं वैसा सोचते हैं, उसके लिए कोई डर या ऐसे भय का माहौल नहीं होता। आगे देखिए, अगला प्रश्न है व्यवहारात्मक मूल्यांकन को समझाइए। देखिए, नैदानिक मूल्यांकन में रोगियों के व्यवहारों को भी आधार मान करके निदान का कार्य किया जाता है। निदान की यह विधि व्यवहारात्मक उपचार यानी बिहेवियरल थेरेपी कही जाती है। इसके प्रयोग में आने के साथ ही प्रयुक्त की जाने लगी है।
इसके अंतर्गत व्यवहारिक उपचार प्रारंभ करने से पहले रोगी के बाह्य व्यवहार के कुछ विशेष पक्षों का ऑब्जेक्टिव परीक्षण होता है, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाता है। सारासन ने इस बात को कहा, व्यवहार परक मूल्यांकन का कार्य विशेष परिस्थितियों या जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। इसके द्वारा व्यवहार संबंधी उन समस्याओं के बारे में परीक्षणों के आधार पर या रोगी के संबंधियों से पूछ करके जानकारी प्राप्त की जाती है उनके बारे में, जिन्हें अन्य विधियों से प्राप्त करना कठिन होता है। तो इस तरीके से व्यवहार परक मूल्यांकन ये होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं, जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा देख लें। देखिए, ये भी क्वेश्चंस आप कहते हैं लघु उत्तरीय में आ सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ तो उसमें भी आ सकते हैं। असामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है? मानसिक विकृतियों का अध्ययन, यानी मेंटल डिसऑर्डर का अध्ययन करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? मानसिक विकृतियों का अध्ययन होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स का अध्ययन होता है असामान्य मनोविज्ञान में, अब नॉर्मल साइकोलॉजी में। दूसरी बात, असामान्य व्यवहार क्या है? कुसमायोजी व्यवहार, यानी कि एक प्रकार से देखें जो मेलाडेप्टिव जो बिहेवियर है या कुसमायोजित व्यवहार है, जो समाज में समयोजन नहीं कर पाता, समाज में उसको डर का माहौल बना रहता, समाज के नियमों को नहीं मानता, समाज के रीति रिवाजों पर कोई काम नहीं करता, तो वो चीज़ें एक प्रकार से कुसमायोजित व्यवहार जो है, यही असामान्य व्यवहार होता है। दो कारकों में संबंध मापने वाली विधि क्या कही जाती है? तो उसको सहसंबंध कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी व्यवहार का दीर्घ समय तक अध्ययन करना क्या कहा जाता है? तो इसी को प्रतिनिधित्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के बारे में गहन और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाली विधि कौन सी है? बताएं। असामान्य व्यवहार के बारे में एकदम डीपली और एकदम बहुत ज़्यादा जानकारी जो है प्रदान करने वाली जो विधि है वो कौन सी है? उसको बोलते हैं भैया कौन सी विधि? नैदानिक अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न, पेपीरस कहाँ पाया जाता है? पेपीरस मिस्र में पाया जाता है, इजिप्ट में। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने मानसिक बीमारियों को कितने प्रकार में विभक्त किया है? तो हिप्पोक्रेटस ने मानसिक बीमारियों को 2 प्रकार में विभक्त किया है। अगला प्रश्न, सामूहिक पागलपन को क्या नाम दिया गया? तो इसको बोला गया नृत्य उन्माद। ठीक है, नृत्य उन्माद बोला गया है सामूहिक पागलपन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ब्रिकोन्माद से पीड़ित व्यक्ति स्वयं को किसके रूप में प्रत्यक्षित करते हैं? तो भेड़िया के रूप में, यानी कि वुल्फ के रूप में प्रत्यक्षित करते हैं। द बीचेज हैमर मैनुअल क्यों बनाया गया? द बीचेज हैमर मैनुअल क्यों बनाया गया? मानसिक रोगियों को दंडित करने के लिए, टू पनिश मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगियों को दंडित करने के लिए द विलेज हैमर मैनुअल बनाया गया। पैरासेल्मस कहाँ से संबंधित थे? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं पैरासेल्सस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मठ यानी बिहार, जिसमें रोगियों के व्यवहारों को देखने के लिए दर्शकों से एक पेनी वसूला जाता था, वह क्या था? सेंट मेरी ऑफ बेथलहेम था वो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है? तो 90 से 109 बुद्धि लब्धि जिन बालकों की होती है वह एक प्रकार से सामान्य बुद्धि लब्धि होता है। बुद्धि लब्धि नापने का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, IQ लेवल जो आप कहते हैं। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में 100। जैसे कोई बच्चा है, वो है तो 20 साल का, लेकिन वो व्यवहार कर रहा है 15 साल के बच्चों जैसा, तो मानसिक आयु उसकी 15 हो जाएगी और वास्तविक आयु चूंकि वो 20 साल का तो 20 होगा और गुना में 100 कर देंगे। काट लो भैया, 0 0 कट गया, 2 2 पंचे 10, 15 पचे कितना होता है? 75। उसकी बुद्धि लभी 75, यानी वो मूर्ख होगा बच्चा। ठीक है, चूंकि अगर 90 से 109 के बीच में होगा तो वह बच्चा सामान्य व्यवहार का होगा, उसका IQ लेवल। अगर उससे नीचे है 90 से, तो जान लीजिए वह एक प्रकार से मानसिक मंद है, मूर्ख है, या एक प्रकार से, और अच्छा उससे ऊपर है तो प्रतिभाशाली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, टैलेंटेड होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नैदानिक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रभावशाली या प्रश्नावली किसने विकसित की? नैदानिक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रश्नावली किसने विकसित की? तो मिलन ने विकसित करी थी इसको, मिलन ने। अगला प्रश्न, 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? मैक्रे और कोस्टा ने क्या किया है? मैक्रे और कोस्टा ने 5 कारक मॉडल प्रस्तावित किया। स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व को एक प्रकार से मापने की एक तरीका है।
इसको हरमन रोसा ने दिया है स्याही धब्बा परीक्षण। अगला प्रश्न है ICD-10 का प्रकाशन कब हुआ? 1993 में हुआ। DSM चतुर्थ का प्रकाशन कब हुआ? 1980 में हुआ। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछे गए क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है DSM चतुर्थ में कितने आयाम हैं? तो 5 आयाम है DSM चतुर्थ में। अगला प्रश्न मनोविदलता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्यूलर नाम के एक विद्वान ने किया मनोविदलता शब्द का सबसे पहले प्रयोग। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। चिंता का प्रमुख लक्षण क्या है? तो आशंका ही चिंता का प्रमुख लक्षण माना जाता है। सार्वजनिक स्थान दुर्भीति को कहा जाता है एगोराफोबिया कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एगोराफोबिया कहते हैं सार्वजनिक स्थान दुर्भीति से। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरता है तो उसी को एगोराफोबिया कहा जाता है। फोबिया माने डर। चिंता विकृति अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम है, यह कौन कहता है? तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार कहते हैं इसको कि चिंता विकृति अंतः घटनाओं का या अंतः मानसिक घटनाओं का परिणाम है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? इनका नाम है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फ्रायड की जो विचारधारा उसमें उन्होंने ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात करी, यानी कि इदम, अहम और परअहम की बात करी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से चिंता विकृति में किसका योगदान अधिक है? तो संज्ञानात्मक कारकों का योगदान चिंता विकृति में अधिक है। अगला क्वेश्चन, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है। तो क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग जो है वो भय न्यूनीकरण में होता है, यानी कि डर को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है स्फूर्ति प्रदर्शन कैसी चिकित्सा है? तो एक जैविक चिकित्सा होती है ये। मॉडलिंग के साथ किसका नाम अधिक जुड़ा है? बेंडूरा का नाम जुड़ा हुआ है मॉडलिंग के साथ। अगला क्वेश्चन है चिंता के उपचार में विशिष्ट आत्म नियंत्रण तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो चिंता के उपचार में विशिष्ट आत्म नियंत्रण तकनीकी को विचार ठहराव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि चिंता दीर्घकालिक यानी लंबे समय, अति तीव्र यानी तेज और कारण अस्पष्ट है यानी किस कारण से नहीं पता चल रहा है, तो उसे हम उस चिंता को क्या कहेंगे? उसको सामान्यीकृत चिंता विकृति कहेंगे, जिसको आप अंग्रेजी में GAD यानी गैड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोग्रस्ती बाध्यता के उपचार में कौन विधि अधिक उपयोगी है? तो औषधीय चिकित्सा जो होती है वो मनोग्रस्ती बाध्यता के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त विधि, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये सब क्वेश्चन आपने देखा। इससे पहले हमने हिंदी का 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर दे रखा है। जिनको हिंदी का मॉडल पेपर देखना है वो फटाफट से SMS करके देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी की वीडियोस देखने के लिए आप SMS करें तुरंत। मतलब ये आप वीडियो देख पाएंगे, यूट्यूब पर ही वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन इन सभी का PDF जो होगा आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की वीडियो जल्दी आने वाली है।